तबलीगी जमात 1926 में जो इंडिया के मेवात है उसमें बनी थी, जो कि मोहम्मद इलियास अल खंदलवई द्वारा बनाई गई थी। और इसके 6 एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब 6 इसके सिद्धांत हैं। तो इतना सा ही जानने की ज़रूरत है कि इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे एक वाजांचल ट्राइब्समैन, ये वाजांचल ट्राइब्समैन का जिक्र किया गया है, जो कि ये एक केरला की ट्राइब्स है। और इसका काम क्या है, इसका मेन काम है हनी को कलेक्ट करना। बस इतना सा इसमें याद रखने वाली बात है। अब नेक्स्ट एडिटोरियल सेक्शन में देखते हैं, जिसमें इक्वल फ्रीडम एंड फोर्स लेबर के बारे में बताया गया है। इसमें ये बताया है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, तो उसके सामने एक ये समस्या आई थी, फ्रीडम और फोर्स्ड ये 2 वर्ड आए थे। तो इनमें डिफरेंस करना और इनको टैकल करना बिल्कुल मुश्किल लग रहा था। तो उसी के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने भी इसको टैकल किया था। जैसे कि लेबर राइट्स की बात करें तो सबसे पहले 1931 में कराची डिक्लेरेशन एंड बिल ऑफ राइट पास किया गया था, जिसमें लेबर के जो अधिकार थे उनके बारे में बात की गई थी। अब आर्टिकल 23 है, जो अभी प्रेजेंटली कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया, वो बात करता है राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर और गारंटीड एक्ट बाय आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 में राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर के बात करते हैं, जो यहाँ पे बताया है फोर्स एंड फ्रीडम इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस हिस्ट्री। अब फोर्स और फ्रीडम की बात करें तो इसमें एक जुडिशियल स्टैंड भी आया था 1983 का, जो PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। उसमें फोर्स लेबर को बताया गया है। उसमें ये बोला गया है कि अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से लेबर काम करने के लिए मजबूर हो जाता है, तो उसको ही फोर्स लेबर बोला जाता है। यहाँ पे लिखा भी है द कंपल्सन ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टांस विच लीव नो चॉइस, मतलब उसके पास कोई भी चॉइस या लेबर के पास कोई भी चॉइस नहीं रहती है, तो उसको ही फोर्स लेबर और उसके अधिकारों को कर्ब करना ही बताया गया है। और इसमें मेन एक स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी की बात निकल कर सामने आई है। लाइक स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी मतलब जैसे कि कोई तो जो ये माइग्रेंट वर्कर हैं और कोई सीजनल वर्कर हैं, जब इनको वापस नहीं जाने दिया जाता है, तो ये एक प्राइवेट गवर्नमेंट की तरह ही काम करते हैं उनके जो कंपनी के मालिक हैं, क्योंकि वो रह तो इंडियन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, बट एक प्राइवेट गवर्नमेंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उनको जब वापस नहीं जाने दिया जाता है और उनको अपनी मर्जी से ही काम करवाया जाता है। तो इसमें गिग इकोनॉमी बढ़ जाती है। गिग इकोनॉमी जिसमें कि एक शॉर्ट टर्म के लिए ही लेबर मिलता है, जैसे कि सीजनल और माइग्रेंट वर्कर, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये जितने भी लेबर लॉज में ये सारे टर्म इंक्लूड करने चाहिए, जो कि हालांकि अभी तक नहीं करे गए हैं, क्योंकि एकमात्र ऐसा ही एक लेबर लॉ है जो कि 1979 का बना हुआ है, तो उसको भी अभी मर्ज करने की बात चल रही है। तो इस आर्टिकल में इतना ही बताया गया है इक्वल फ्रीडम एंड फोर्स्ड लेबर, कि उनको फ्रीडम तो दिया गया है बट वो उन्होंने फोर्स करके उनको रखा हुआ है। प्लेइंग आउट लाइव इन नैरेटिव ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ा है तो पुअरेस्ट और पुअर और माइग्रेंट वर्कर और जितने भी आदिवासी या एसटीज हैं उन पे ही पड़ा है।
इसमें यहाँ पे बताया गया द गवर्नमेंट हैज़ नो क्लू एज द सोशल कंपोजिशन ऑफ द लार्जर लेबर फोर्स। उनके पास कोई भी ऐसा क्लू नहीं है जो एसटी कम्युनिटी के और जो ट्राइबल कम्युनिटी के हैं उनके अधिकारों को रखा जाए। हालांकि गांव में तो मनरेगा को भी स्टार्ट कर दिया गया है, बट इनके अधिकारों को बात करें तो एकमात्र जो लॉ है माइग्रेंट वर्कर के लिए 1979 का, जो कि पिछले 3-4 दिनों से ही न्यूज़ में आ रहा है, तो उसको मर्ज करने की ही बात हो रही है और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है 1979 का जो लॉ बनाया गया था वो उन्हीं को ही देखता है जो कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट करके लेके आए हैं, और एक्सक्लूड वर्कर हु माइग्रेट ऑन देयर ओन, जो मतलब अपनी मर्जी से आए हैं, उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करता है। तो इसमें भी बहुत सारी कमियां बताई गई है और इसका जो खामियाजा है जो एसटी जो ट्राइब्स है वो झेल रही है। इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जमलो मकड़म जो 12 ए माइग्रेंट आदिवासी गर्ल हु डाइड ऑफ हंगर, मतलब भूख और प्यास से मर गई थी, जो ये इसी आर्टिकल में बताया गया है। ए वेलकम चेंज, इसमें कॉन्वोलोसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताया गया है। कॉन्वोलोसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? अगर कोई भी पेशेंट जो रिकवर कर गया है कोविड-19 से, तो उसके ब्लड से प्लाज्मा निकाल के इन्फ्यूज कर दिया जाता है। जो अभी प्रेजेंटली पेशेंट है कोरोना वायरस का, तो उसकी जो एंटीबॉडीज होती है वो फाइट कर लेती हैं उससे और इससे ये ठीक हो जाता है। तो इसने ये बताया, ICMR ने ये बताया कि हालांकि जो कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है ये बहुत पुरानी है, 100 साल पुरानी है, जिसमें बेनिफिट दिखे हैं मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड रेबीज़ में काफ़ी, और सार्स मेर्स में भी अगर इसका प्रयोग किया गया है तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट और पेशेंट भी सही हुए हैं। बट अगर इबोला वायरस की बात करें तो 2015 में एक भी पेशेंट जो इसी प्लाज्मा थेरेपी से सही नहीं हुआ है, ये इसकी खामियां बताई गई हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि ये प्लाज्मा थेरेपी को 2 स्टेज या 3 स्टेज के बाद ही मंजूरी दी गई है, जबकि जो HCl हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो कि यूज किया गया था उसको तो ऐसे ही एडोक बेसिस पे देना शुरू कर दिया गया था। तो इतना सा ही लिखा है न्यूज़ आर्टिकल में। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं, द नीड फॉर ए सेकंड चैम्बर। इसमें राज्यसभा की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसके प्रोज एंड कॉन्स बताए गए हैं। तो ये आर्टिकल अपने मिस्टर वेंकैया नायडू द्वारा लिखा गया है और कल भी इसका एक आर्टिकल और आएगा। तो इसमें ये देख लेते हैं, राज्यसभा सबसे पहले अप्रैल 3, 1952 में बनी थी और इसका फर्स्ट सेशन 30 मई 1952 में स्टार्ट हुआ था। अब क्या क्या कमियां थी? 1999 का जो एक्ट था उसमें ये बताया गया था कि जो बाई कैमरल काउंसिल होती थी उसमें 60 ही मेंबर थे, और जिसमें वो मेंबर वो होते थे जो बड़े ज़मींदार या फिर ज़्यादा धन होता था, लैंड ओनर होता था, और इवन लेडीज़ वोमेन कुड नॉट आइदर वोट नॉर सीक मेंबरशिप। तो उसके बाद 1935 का जो एक्ट आया उसी में भी सेकंड चैम्बर की ज़रूरत को प्रस्तुत किया गया, बट वो कभी भी मैटरलाइज नहीं हो पाया। और जबकि 1947 में ये राज्यसभा का काम चालू हुआ और 1952 में ये स्टार्ट कर दिया गया और 13 मई 1952 को इसका फर्स्ट सेशन रखा गया। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल दिया गया है कि 1787 से 88 में एक राइटर थे अलेक्जेंडर हैमिल्टन एंड जॉन जे, उसने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करते हुए बताया है कि जो फेडरलिस्ट उसने एक बुक लिखी थी, तो उसमें ही बताया है कि सेकंड चैम्बर की क्या नेसेसिटी थी। और बहुत सारे इसमें जैसे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट, अब डिबेट रखा गया था। मोहम्मद ताहिर ने भी बोला था प्राउस वाज नॉट एसेंशियल एंड व्यूड इट एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ इम्पेरियलिज्म। तो मोहम्मद ताहिर ने बताया था कि वो
एसेंशियल नहीं है। ये एक क्लॉग इन द व्हील्स ऑफ प्रोग्रेस में काम करेगा कि ये, और क्विक लॉ मेकिंग की ज़रूरत है कि राज्यसभा की ज़रूरत नहीं है। नजरुद्दीन अहमद ने भी फील किया था कि राज्यसभा जैसा एक ऐसा ही होना चाहिए जो कि सेकंड अपना मत देश के, ताकि जो भी मेंबर चुन के गए हैं लोकसभा के थ्रू, तो उनको और ज़्यादा पैशनेट और ज़्यादा माइन्यूटली उनके डिसीजन को और अच्छी तरह से माइन्यूटली देखा जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इस आर्टिकल में बस यही बताया है। अब लीगल बट नॉट एप्रोप्रिएट, इसमें जैसा कि बताया गया है कि जो अभी ड्यूरिंग पेंडेमिक इकोनॉमी को चलाने के लिए 6 राज्यों ने जो लेबर लॉ जो एक्ट थे उनको बदल दिया गया है, और हर राज्य के बारे में बताया गया कि हरियाणा ने कैसे लॉ को बदला है, उत्तराखंड ने कैसे, पंजाब को कैसे, और एमपी ने कैसे। अब एमपी की बात करें तो जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1946 का एक्ट था, उसने 1000 डे फॉर स्टेट अंडरटेकिंग, मतलब 500 डे से 1000 डे कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी 3 इयर्स के लिए ही कर दिया गया है। अब ये लॉफुल चेंज को ये बताया है कि ये तो जो एक्ट तो इमरजेंसी के बारे में ही, या जब भी कोई इमरजेंसी आती तभी चेंज करना चाहिए था, और वो भी मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए ही किया जाना चाहिए था। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, बट अभी सबकी सहमति से ये किया जा रहा है ताकि अपनी इकोनॉमी स्क्रॉल डाउन हो सके। और यहाँ पे लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो परमिट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉ थ्रू द इशू ऑफ एन ऑर्डिनेंस। तो सारी स्टेट, जिन 6 स्टेटों ने किया है, ये लॉ और ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं। बस इसमें इतना सा ही था, और ज़्यादा कुछ अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा खास नहीं था। ट्रेड यूनियन में नोक एट ILO डोर। अब ILO क्या होता है, क्योंकि आज के ही आर्टिकल की बात करें तो 2-3 आर्टिकल तो लेबर के जो अभी वर्किंग आवर बढ़ाए जा रहे हैं 6 से 12, 11, 18 और कभी कभी वीक में 72 घंटे काम करने का जो किया जा रहा है। तो ये बहुत सारी ट्रेड यूनियन है जो बात कर रही है कि मजदूरों के अधिकारों का शोषण हो रहा है, तो वो ILO में अपनी दलील पेश करेंगे। अब ILO क्या है, जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। और एक इसके मेन इम्पोर्टेंट ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज के थ्रू बनाया गया था, 1919 में बनाया गया था ये। और ये 1946 में ये फर्स्ट UN की एफिलिएटेड बॉडी बना था। और ये एक ऐसी संस्था है जिसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। नोबेल पीस प्राइज़ इसको 1969 में मिला था। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेपाल समन इंडिया इन ओवर बॉर्डर रो। अब ये एक डिस्प्यूट चल रहा है जो कि BRO ने रोड बनाया था कालापानी रीजन से, जो कि उत्तराखंड में है। मतलब इंडिया तो मानता है कि उत्तराखंड में है, लेकिन अभी ये नेपाल बोलने लगा कि एक ट्रीटी हुई थी नरेंद्र मोदी और नेपाल के बीच में 2014 में, तो उसको वायलेट किया है। तो उसी के ऊपर ही ये बताया गया है कि अब BRO के बारे में देख लेते हैं। BRO इसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, जो कि इंडिया से बाहर भी रोड बनाता है। ये मेन इम्पोर्टेंट इसके 2 पॉइंट है। राइट टू रिलीजन, सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन रेफरेंस टू लार्ज बेंच। अब इस केस में ये बताया गया जो सबरीमाला टेम्पल का जजमेंट दिया गया था, जिसमें वुमेन्स किसी भी एज ग्रुप को उस टेम्पल में एंट्री दे दी गई थी, तो वो उसको राइट टू रिलीजन के थ्रू ही दी गई थी। तो सबरीमाला टेम्पल इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये कहाँ पे है, केरला में है। और इसका डेटी की बात करें तो इसमें अयप्पा स्वामी इसके डेटी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है इंडिया पार्ट ऑफ रेस टू डेवलप ए वैक्सीन। मतलब इंडिया भी, ये 2-3 दिन पहले भी न्यूज़ आई थी जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और
भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड मिलके एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं और वैक्सीन बनाने की बात कर रहे हैं। और जो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन अभी स्पेशल ट्रेन चला दी गई हैं, उसमें 90 मिनट्स पहले चेक इन करना होगा और कुछ नॉर्म्स दिए गए हैं। अगर आप कैंसिल करवाते हो तो 24 घंटे पहले कैंसिल करवाना होगा विद 50% ऑफ कैंसिलेशन रेट। आरोग्य सेतु डाटा प्रोटोकॉल नॉर्म्स इश्यू। अब आरोग्य सेतु के बारे में बहुत सारी बातें चल रही थी कि पर्सनल डाटा लीक हो जाता है, तो इसका अभी नॉर्म्स इशू किए गए हैं। अभी बोला है कि आरोग्य सेतु से अभी 13 के यूज़र हैं जो पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। तो उसने बोला है कि जो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका डाटा जब वो रिकवर होता है तो 60 डे तक ही रखा जाएगा, और जो भी नॉर्मल रहता है उसका 30 डेज तक रखा जाएगा, और जो टेस्ट के अंदर जाता है सस्पेक्टेड रहता है उसको 45 डेज तक उसका डाटा रखा जाएगा। और आरोग्य सेतु की बात करें तो 697 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं जो कि सस्पेक्टेड हैं, तो काफ़ी हेल्प मिली है आरोग्य सेतु से भी। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, नॉमिनेशन फॉर गांधी प्राइज एक्सटेंडेड। अब गांधी प्राइज क्या होता है इसको देखते हैं। गांधी प्राइज जो कि 125th एनिवर्सरी पे स्टार्ट किया था, जो महात्मा गांधी थे, 1995 में स्टार्ट किया गया था। उसकी अवार्ड की बात करें तो 1 करोड़ रुपीज़ कैश प्राइज़ दिया जाता है। ये एक एनुअल अवार्ड है और इसकी खास बात यह है कि इंडिविजुअल और किसी भी इंस्टीट्यूट को दिया जा सकता है, और जो कि इसकी नॉमिनेशन कमेटी होती है प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करता है। यही बस याद रखने वाली बातें थी। नाल मेक्स वेंटिलेटर फॉर नॉन आईसीयू कोविड-19 केस। अब नाल जो कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी जो कि बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, उसने एक जो मतलब वेंटिलेटर बनाया है जो आईसीयू में ना जाके नॉर्मल बंदों को जो भी सस्पेक्टेड होता है या माइल्ड सिम्टम होते हैं उनके लिए ये काम करेगा। इसका नाम है द पोर्टेबल वेंटिलेटर नेम्ड स्वस्थ वायु। तो स्वस्थ वायु वाज रिसेंटली न्यूज, ऐसा करके एक क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हु डेवलप्ड दैट, तो उसको नाल नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, जो कि अर्लियर पहले क्या थी, जिसको काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भी बोला जाता था, ये उसने डेवलप किया है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, 19 किल्ड एज इरानियन वारशिप इज हिट बाय मिसाइल इन ट्रेनिंग एक्सीडेंट। तो इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र किया गया है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे है, ये क्वेश्चन है। द पर्शियन गल्फ एंड बिटवीन गल्फ ऑफ ओमान को ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। और जो कोणार्क जो वेसल है या जो भी इनकी जिस पे ये टारगेट हिट किया गया था, ये डच मेड वेसल है जो कि 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के दौरान इन्होंने ओवर ली थी और 2018 में इसको ओवरऑल किया गया था। बस ये याद रखने वाली बात है। तो इसमें मेन ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है जो गल्फ ऑफ ओमान एंड गल्फ ऑफ पर्शियन के बीच में है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, बॉन्ड यील्ड राइज एज गवर्नमेंट एक्सपेंड बोरोइंग प्लान। अब बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड के बारे में बता देता हूँ। बॉन्ड